ओम शांति। आज की कहानी का शीर्षक है रूप वसंत। एक राजा था चंद्रसेन नाम का। उनके एक रानी थी जिसका नाम था रूपवंती। तो उस रानी के दो बेटे थे, रूप और वसंत। रानी भी बहुत सुशील थी, बहुत सभ्य थी और वो अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी ही शिक्षा देती थी। उनको भी जीवन में कैसे सरलता से रहना है, ईमानदारी, वफादारी, ये सब वो सिखाती थी। तो एक दिन जब रूप वसंत भी थोड़े बड़े हो गए थे, अचानक से उस रानी को कुछ बड़ी बीमारी लगी और उसको अब लगा कि अब मैं नहीं बचूंगी। तो उसने अपने दोनों बेटों को भी बुलाया और कहा कि अभी देखो, मैं ज़्यादा दिन की नहीं हूँ, लेकिन तुम दोनों अपने पिताजी की बहुत अच्छे से सेवा करना, कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे इस राजकुल को और तुम्हारे पिताजी के ऊपर कुछ कलंक लगे। इस बात का तुम लोग सदा ध्यान रखना। और ऐसा कहते कहते उस रानी का एकदम श्वास से अंतिम श्वास चलने लगी। राजा भी आ गए और राजा से भी उसने विदाई ली और रानी इस दुनिया से चली गई। अब दोनों बेटे माँ के भी मातृविहीन हो गए। राजा भी रानी के शोक में रहता था। अब राजपाट तो संभालता था, लेकिन उसका भी मन उदास रहता था। तो ऐसे ही जब राजा को सब देखते थे, राजा के मंत्री, सभासद आदि, तो उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था और वो राजा की अवस्था को समझ रहे थे। तो एक दिन महामंत्री ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि महाराज, कि आप भी अभी अकेले हैं, आपको भी साथी तो कोई चाहिए और रूप बसंत भी बड़े हो रहे हैं। तो हमारा सुझाव है कि आप दूसरी शादी कर लें तो ठीक रहेगा। राज्य में एक रानी भी आएंगी और आपका भी मन लगा रहेगा और दोनों बेटों को भी माँ का प्यार फिर से मिलेगा। तो राजा ने विचार किया इस पर, फिर उनको भी ये बात ठीक लगी और ऐसे करके राजा ने फिर दूसरी शादी की। तो दूसरी जो रानी आई थी उसका नाम था चंद्रमुखी। उस रानी का कुछ स्वभाव अलग था और राजा तो ऐसे थोड़ा वयस्क उनका हो चुका था और रानी तो एकदम जवान थी। तो रानी उस राज्य में आके और वहाँ राजा के साथ रह के वो इतना खुश नहीं थी। उसको अपना जीवन तो बेकार लग रहा था और वो भी बहुत चिंतित रहती थी, कुछ ना कुछ सोचती रहती थी। तो एक दिन रूप किसी काम से रानी के पास गए और जब रानी ने रूप को देखा, पहली बार ही देखा, और रूप बसंत दोनों बड़े भी हो गए थे। बसंत तो छोटा था, रूप बड़ा था। तो जब रानी ने उस रूप को देखा तो रूप को देखते ही उसके मन की भावनाएं उसकी गलत आने लगी और रूप तो उसके पास गया था, वो तो अपनी माँ समान समझ रहा था और मौसी कहकर उसने उनको प्रणाम किया, उसके पैर छुए। तो लेकिन रानी ने उसको कहा, नहीं नहीं, तुम मेरे पैर मत छुओ। और रानी ने उस रूप के सामने भी कुछ गलत प्रस्ताव रखा। तो रूप को भी इस रानी का ऐसा व्यवहार देखकर
उसको भी अच्छा नहीं लगा कि ये तो मैं तो इनको माँ के समान मान रहा हूँ और रानी के मन में तो गलत भावना आ रही है। तो रूपनी ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि आप तो मेरे माँ हैं और आपको ये सब शोभा नहीं देता है। तो लेकिन रानी उसकी बात को मान नहीं रही थी, वो तो अपना ही बात उसके सामने रख रही थी। तो ऐसे रूप उसके सामने से फिर चला गया और रानी को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि रूप ने मेरा बात नहीं माना है, अब मैं इसको बदनाम करके छोड़ूंगी। तो उसने राजा के सामने जाकर के फिर रूप के बारे में बहुत गलत गलत बात बोला और रूप को बदनाम करते हुए और रानी ने उसको देश से ही निकलवा दिया और राजा भी गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। तो राजा ने भी रानी की बातों में आकर के और रूप को अपने राज्य से निकाल दिया। जब रूप जा रहा था राज्य को छोड़ करके तो उसके पीछे पीछे फिर साथ में बसंत भी गया। वो बोला कि जहाँ मेरा भाई जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगा। तो ऐसे रूप और बसंत दोनों उस राज्य को छोड़ करके चले गए। अब वो दूसरे गांव में पहुंच गए। अब घर घर में जा कर के काम करने लगे। उनके तो बहुत कोमल हाथ थे, कभी उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया था और जो भी उनको देखते थे तो सबको लगता था कि ये तो कोई राज परिवार के बच्चे लगते हैं। इनका तो शरीर इतना कोमल है, हाथ इतने कोमल हैं और उनका व्यवहार भी सबको बहुत अच्छा लगता था। वो सबको बहुत रिगार्ड भी देते थे। जो भी कोई काम उनको मिलता था, बहुत कठिन से कठिन काम को भी बहुत वो ईमानदारी से करते थे और हिम्मत से करते थे। तो कोई कोई तो उनके ऊपर दया भी करते थे और कोई कोई तो उनको अपमान भी करते थे। लेकिन अपमानित करने वालों पर भी रूप और वसंत कभी गुस्सा नहीं होते थे, उनको भी क्षमा करते थे। तो ये उनके राजई जो संस्कार थे, रॉयल्टी के जो संस्कार थे, वो उनके संस्कार दिखाई देते थे उनके व्यवहार से। तो एक दिन रूप ने सोचा कि हम इस गांव में छोटे छोटे काम करते रहते हैं, तो हम क्यों ना कोई बड़े शहर में चलें, वहाँ पर कुछ अच्छा से काम कर लेते हैं। तो रूप और वसंत दोनों फिर कोई बड़े शहर की ओर चल दिए। अब गांव से जब नगर की ओर जा रहे थे तो रात हो गई। अब रात होने के कारण से उन्होंने सोचा कि अभी इस पेड़ के नीचे हम विश्राम करते हैं, थक भी गए थे चलते चलते। तो एक पेड़ के नीचे दोनों विश्राम करने लगे। लेकिन ना उन्होंने देखा कि तो बहुत घना जंगल है, कोई जंगली जानवर भी आ सकता है। तो ऐसा करते हैं कि एक जागेगा और एक सोएगा। तो रूप जो बड़ा था तो उसने पहले अपने छोटे भाई वसंत को कहा कि तुम पहले सो जाओ और फिर जब तुम जागोगे तब मैं सो जाऊंगा। तो वो छोटा भाई ने उसका बात को मान लिया और वसंत सो गया, रूप पहरा दे रहा था। अब आधा पहर बीत गया लेकिन रूप ने बसंत को उठाया नहीं, क्योंकि उसने देखा उसको बहुत गहरी नींद आ रही थी। तो उसने उसको सोने दिया। और जब 3 पहर बीत गए, अचानक से फिर वसंत की आंख खुली और उसने देखा अरे मैं तो बहुत देर तक सोता रहा, बड़े भाई को तो विश्राम नहीं मिला। तो वो तुरंत उठा और उसने भाई को बोला कि भैया अभी आप सोइए, मैं जागता हूँ। आपने तो मुझे बहुत देर सोने को दिया, अभी आप आराम से और निश्चिंत होकर के विश्राम कीजिए। तो रूप भी थका हुआ था, रात भर जगा था, तो उसको भी बहुत गहरी नींद आ गई। और वसंत जाग रहा था। तभी बसंत को कुछ आवाज़ सुनाई दी उस पेड़ के ऊपर से, जैसे कोई किसी की आवाज़ आ रही थी। तो उसने देखा कि पेड़ के ऊपर 2 पंछी बैठे हुए थे और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। और वसंत ने उनकी बात को समझ लिया। तो वो पंछी बोल रहा था कि देखो इस पेड़ पर जो एक फल लगा हुआ है, ये फल ऐसा है
इस फल को जो भी खाएगा वो महाराज बन जाएगा, राजा बन जाएगा, लेकिन इस फल को जो तोड़ेगा उसको तो जहरीला नाग डस लेगा। और इस कारण से अभी तक कोई भी इस फल को ले नहीं पाया है, क्योंकि जब तोड़ेगा तो पहले तो जहरीला नाग डसेगा, राजा तो वो बाद में ही बन पाएगा, बाद में फिर राजा कैसे बनेगा। इसलिए ये फल अभी तक कोई नहीं ले पाया है। तो वसंत ने उसकी बात को ध्यान से सुना और उसके मन में विचार आया कि मैं इस फल को तोड़ लेता हूँ और मैं इस फल को अपने बड़े भाई को खिला दूंगा। और उसने ऐसा ही किया, उसने उस फल को तोड़ लिया और उसने फल को तोड़ने के बाद फिर अपने भाई को जगा दिया कि भैया अभी देखो बहुत सवेरा हो गया, जागो, भूख भी लग रही है, कुछ खा लीजिए। तो भाई की भी आँख खुल गई, उसने भी कहा हाँ बहुत भूख तो लग रही है। तो वसंत ने कहा भैया मैंने तो इस पेड़ पर बहुत सारे फल थे, मैंने खा लिए, एक फल बचा है, ये आप खा लीजिए। तो रूप ने कहा ठीक है, और उस रूप ने उस फल को खा लिया। और जैसे ही उसने फल खाया वैसे एक जहरीला नाग आया और उसने बसंत को डस लिया। अब रूप ने देखा रे ये क्या हुआ, बसंत तो उसी समय बेहोश हो गया। तब तुरंत वो रूप अपने छोटे भाई को लेकर के दौड़ा, पास में नदी थी, उस नदी की तरफ गया और उसने वहाँ जाकर के बसंत को नदी का पानी उसके ऊपर डाला। उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसको होश आ रहा था और उसको लगा कि मैं नगर तो सामने है ही, मैं जाता हूँ तुरंत किसी वैद्य को बुला के लाऊं जो इसका जो सांप का जहर है वो निकाल दे। वो दौड़ता दौड़ता नगर की ओर गया। तो उधर क्या हुआ कि वो जो दूसरे राज्य में पहुंच गया था और उस राज्य में जो वहाँ का जो राजा था, वो राजा तो बहुत पहले ही शरीर छोड़ चुका था, रानी उस राज्य को संभाल रही थी। और रानी ने भी उस दिन ये घोषणा की थी, उनके कोई बच्चा नहीं था, तो रानी को लगा कि अब इस राज्य को कौन संभालेगा। तो उसने उसी दिन ये घोषणा की थी कि जो भी उसने एक हथनी को तैयार किया था और उसको एक माला दी हथनी को सूंड में, और कहा कि जो हथनी जाकर के जिसके भी गले में ये माला डालेगी वही राजा बन जाएगा, मैं उसी को राजा बनाऊंगी। तो ऐसा उधर में क्या हो रहा था, सभी लोग फिर इसी आश में थे कि हथनी जिस रास्ते से जाएगी तो हम लोग खड़े हो जाएं, शायद हमारा भी कुछ ये मौका हमें मिल जाए, हम राजा बन जाएं। इसी आश से सब लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे। और वहाँ वो रूप भी दौड़ता दौड़ता उधर गया तो उसको दिखाई दिया, वो पूछ रहा है यहाँ कोई वैद्य हैं जो मेरे भाई का इलाज कर सके। और उधर में उस पंछी ने एक बात और कहा था कि जब वो राजा बन जाएगा, जो व्यक्ति राजा बन जाएगा, वो अपनी पिछली सब बातों को भूल जाएगा राजा बनते ही। तो ये बात भी अभी इस घटना में जुड़ेगी आगे में। तो अब वो तो रूप तो ढूंढ रहा है वैद्य को, वो सब लोगों से ये पूछ रहा था कि कोई वैद्य है तो बताओ। इतने में वो देख रहा है कि उधर से दौड़ती दौड़ती हथनी आ रही है, उसके तो सूंड में माला है और उसको तो कुछ पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन हथनी दौड़ कर आई और उसने रूप के गले में वो माला डाल दी। बस सभी ने फिर उसको वो राजा रानी के पास लेकर गए उस रूप को, और रानी ने उसको राजा बना दिया। तो इस प्रकार से उस पंछी की एक बात तो सही हो गई कि उसने फल खाया था और वो राजा बन गया। और राजा बनने के साथ जैसे ही उसका राज तिलक वगैरह हुआ, राजगद्दी पर बैठा, वो पिछली सब बातें भूल गया। और इधर वसंत को क्या हुआ, तो वसंत फिर उसको वो नदी के उस नदी पर एक ना धोबी आता था कपड़े धोने के लिए। तो जब धोबी ने देखा कि अरे ये कौन व्यक्ति है,
तो उसने देखा अच्छा ये तो उसको समझ आया कि इसके तो कोई सांप काट गया है। तो वो जानता था सांप का जहर उतारना, और उसने उसका जहर उतार दिया, और ऐसे उस रूप वसंत का जान बच गई। तो वो अपने घर में उसको ले आए। अब वसंत को तो सब याद था, और उसको ये भी पता था कि और महाराज बन गया होगा मेरा भाई, तो लेकिन वो सब बातें तो भूल गया होगा। अब उसको जो यदि उसको वो कोई व्यक्ति उसको वो बातें याद दिला दे तो उसको वो सारी बातें फिर से याद आ जाएंगी। ये भी उस पंछी का कहना था। तो वसंत इसी मौके की तलाश में था कि मैं कैसे जाकर के उसको ये बातें सब याद दिलाऊं। तो एक दिन मौका देख करके वो उस राजमहल में पहुंच गया जहां पर रूप राजा बना हुआ था, और उसने बहुत युक्ति से उस अपने जीवन की सारी घटनाओं को गा गा करके सुनाया। और जैसे जैसे वो सुना रहा था तो रूप को धीरे धीरे सारी बातें स्मृति में आ गई। और जैसे ही उसकी कहानी पूरी हुई, अपने जीवन की कहानी पूरी हुई, और उस राजा को सब पूरी चेतना आ गई, खोई हुई स्मृतियाँ उसको वापस से लौट आईं, और वो समझ गया अरे ये तो मेरा भाई है वसंत। तुरंत दौड़ करके उसने वसंत को गले से लगा लिया। फिर तो बस उसने उस वसंत को भी अपने उस राज्य में रखा और उसका वहाँ का महामंत्री उसको बना दिया। इस प्रकार से वो दोनों भाई फिर से आपस में बहुत प्रेम पूर्वक सुखी और आनंद से रहने लगे, और दोनों के ही देख रेख में उस राज्य का भी शासन बहुत सुव्यवस्थित हो गया। सारी प्रजा भी बहुत खुश थी दोनों से, और वो प्रजा को भी अपने बहुत अच्छी रीति से पालना कर रहे थे। तो इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। अब इस कहानी का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम ही रूप बसंत हो, तुम्हें रूप बसंत बनना है। तो इस कहानी के आधार पे हम देखते हैं कि रूप बसंत बनना का मतलब क्या। बाबा बोलते हैं कि जैसे रूप और वसंत को दिखाया है कि दोनों ही अपने मर्यादाओं में थे और उनका जीवन अनुशासित था, उनकी मनोवृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र थी, कोई लोभ लालच नहीं था। रानी एक भले रानी जो उसके सामने बहुत प्रलोभन दे रही थी, उनको अपने में फंसा रही थी, लेकिन वो उसके प्रलोभन में नहीं आए, रानी के आकर्षण में नहीं गए। तो परमात्मा भी हमें यही समझाते हैं कि तुम आत्मा रूप बसंत हो। रूप बसंत अर्थात ज्ञानी और योगी। तो जब हमारे अंदर ज्ञान और योग रहता है तो हम कोई भी माया के प्रलोभन में नहीं फंसते हैं। कितना भी माया अपने रंग रूप दिखाए, भिन्न भिन्न रूप से हमें आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन ज्ञानी योगी आत्मा कभी भी माया के चंगुल में नहीं फंसते हैं। वो परख लेते हैं कि ये माया है, ये चाहे वो व्यक्ति के रूप में आएगी या कोई परिस्थिति के रूप में आएगी, कोई वैभवों के रूप में आएगी, तो परख सकती है ज्ञानी योगी आत्मा कि ये माया है। और जो परखने वाला व्यक्ति, जिसके अंदर परखने की शक्ति है, वो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो परमात्मा यही कहते हैं। और फिर कितने भी जीवन में विघ्न आते हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम ज्ञानी योगी बन गए तो हमारे जीवन में कोई विघ्न नहीं आएंगे। नहीं, हमारे लाइफ में भी बहुत विघ्न भी आएंगे, हमारे सामने परिस्थितियां भी अचानक बदलेंगी, जो कभी नहीं सोचा था वो बातें भी हमारे सामने आएंगी, लेकिन ज्ञानी योगी आत्मा कभी भी विचलित नहीं होगी, ना कोई विघ्न बाधाओं से विचलित होगी, ना अचानक आई हुई परिस्थितियों में वो घबराएंगी, डगमगाएंगी, लेकिन वो अपने सही पथ पर चलते रहेंगे, सत्य मार्ग पर चलते रहेंगे, परमात्मा का साथ पकड़ के रखेंगे, तो उनका जीवन
सुव्यवस्थित होकर चलता रहेगा और सारे विघ्न, बाधाएं, परिस्थितियां सब ठीक हो जाएंगी। तो यही इस कहानी का अंत दिखाया है कि भले उनके जीवन में भी कितने विघ्न आए, परिस्थितियां आई, लेकिन लास्ट में उन दोनों का ही जीवन सुख शांति में फिर से हो गया। तो ऐसे ही परमात्मा भी कहते हैं कि हमारे सामने भी आएंगी बहुत सारी परिस्थितियां और आती भी हैं, लेकिन अंत में क्या बताया है कि ज्ञान और योग से ही हम आत्माएं उन सब परिस्थितियों पर विजय पाते हैं और वास्तव में हम ही ज्ञान योग से ही फिर से इस अपना खोया हुआ राज्य को पा सकते हैं। हम फिर से इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, फिर से हम यहाँ राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तो यही कहानी का सार है। इसलिए हमें रूप बसंत होकर रहना है, मतलब ज्ञान और योग से संपन्न होकर रहना है। ओम शांति।